4 मई 2024 और यूनिट 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इन डेज में, फ्राइडे सैटरडे संडे में। और आज जो पेपर हमने सिलेक्ट किया है सॉल्व करने के लिए, इट इज़ जून 2023। और ये पेपर मुझे बड़ा आसान सा पेपर लगा है, इंशाल्लाह आपको भी आसान ही लगेगा। सर क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं जब वेव स्प्रेड करती है तो वेव का स्प्रेड करना, सर ये आईजीसीएसई लेवल का सवाल है, इट इज डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, अगर टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाए, तो आपको पता है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के लिए रेसिप्रोकल है। अगर टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो यकीनन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। टाइम पीरियड का कनेक्शन फ्रीक्वेंसी के साथ है। क्वेश्चन नंबर 3, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है गिलास के अंदर तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो रहा है। कह रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, रिफ्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। कल के पेपर में भी ये सवाल था कि फ्रीक्वेंसी मीडियम बदलने से चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी मीडियम बदलने से चेंज नहीं होती, बाकी सब कुछ चेंज होगा, इंटेंसिटी, स्पीड, वेवलेंथ, तीनों चीजें चेंज होंगी, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। उसके बाद है जनाब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि वोल्टेज और लेंथ का रिलेशन क्या है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वोल्टेज का रिलेशन लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, और ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पास करेगी थ्रू ओरिजिन। तो अभी तक मैंने 4 सवाल करे हैं, 4 में से एक सवाल भी समझाने वाला नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 भी मुझे लगता है कोई समझाने वाला नहीं है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का अगर आपको फॉर्मूला आता हो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। और अगर ये मास इंटू वेलोसिटी है और वेलोसिटी पूछ रहा है तो सर वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाएंगे, और अब आप वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऊपर आएगा प्लैंक कांस्टेंट और फिर नीचे मास आएगा, लैम्डा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने डायरेक्ट आंसर झांक रहा हूँ, डी नजर आ रहा है, और डी में मुझे साफ नजर आ रहा है कि जनाब ऊपर एच और नीचे मास इंटू लैम्डा। आराम से डी हो जाएगा, सारी वैल्यूज पुट करोगे, सिंपल क्वेश्चन है। पहला सवाल जो समझाने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 समझाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर है, सवाल फेज डिफरेंस का है। तो आपको पता है बेटा जो वेवलेंथ होती है ना, जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो हम वेवलेंथ को 360 डिग्री के बराबर ले लेते हैं, यानी 2 पाई रेडियंस के बराबर ले लेते हैं। जो भी वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ को फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, फरा ये दरवाजा बंद कर दीजिए, फरा ये दरवाजा बंद कर दीजिए। जो वेवलेंथ है इट इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस, अंदर से कुंडी लगा के उधर से चली जा। अच्छा बेटा जो वेवलेंथ है इट इज 12 सेंटीमीटर एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अच्छा, अब ये जो वेव है ये ट्रेवल करके जा रही है, और जब वेव ट्रेवल करके जा रही है तो पाथ डिफरेंस 18 सेंटीमीटर का हो गया है, ठीक है ना। दो वेव्स हैं, पाथ डिफरेंस 18 सेंटीमीटर का हो गया। इस 18 सेंटीमीटर का फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो यार अब्दुल्ला जरा मेरी हेल्प करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जरा मुझे फेज डिफरेंस बताओ कितना रेडियन आ रहा है। वेवलेंथ इक्वल टू 360 डिग्री, वेवलेंथ इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 18 सेंटीमीटर पर कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब्दुल्ला क्या बताते हैं हमें, 3 पाई। अब आप गौर करो यार, 3 पाई ऑप्शन ही नहीं है कोई, 3 पाई कोई ऑप्शन नहीं है। और जब 3 पाई कोई ऑप्शन ना हो तो जरा याद करना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एक सीरीज होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, 1 पाई,
3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, मतलब ऑड पाई। अगर ऑड पाई वाला फेज डिफरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये सब एक ही जैसे हैं, यानी 3 पाई इक्वल टू 1 पाई है, तो मैंने इसको आंसर लिख दिया सी। ठीक है ना। अच्छा, अगर किसी बच्चे की ये वाली बात समझ में ना आए तो एक और बात मैं आपको सिखा सकता हूँ, वो ये कि कभी भी आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट करें और वो फेज डिफरेंस ऑप्शंस में नजर ना आ रहा हो, ठीक है ना, तो आप इस 2 पाई को इस आंसर में से माइनस करना शुरू कर दें। 3 पाई में से 2 पाई माइनस करोगे तो क्या बाकी बचेगा, 1 पाई। और कभी कभार बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, उसमें से 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई माइनस करते चले जाओ, यानी 360 360 360 माइनस करते चले जाओ। जो ऑप्शन दिए ना उनमें से कोई ना कोई आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो और आपकी कैलकुलेशन आपने सही की हुई है, आपने फेज डिफरेंस सही निकाला हुआ है, पर ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, उसमें से 2 पाई इतनी मर्तबा माइनस करो कि आपको वो आंसर नजर आ जाए जो ऑप्शन में दिया हुआ हो। इसमें एक ही दफा माइनस करने से आ गया, वरना सम टाइम जो मैं 9702 में एक सवाल करा रहा था उसमें 3 दफा माइनस करने के बाद मैं वहां तक पहुंचा था। ठीक है, तो ये बस आपको एक जनरल रूल बताने जा रहा हूँ। आगे चले, कह रहे जनाब दो वेव्स कोहेरेंट है। भाई जब कोहेरेंट होती है ना, तो कोहेरेंट का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ होना। हाँ, दोबारा बोलिए बेटा। जकी कौन से सवाल को दोबारा बोल रहे हैं, क्वेश्चन 6 को या 7 को? अच्छा, मेरी आवाज कट रही है, एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा इसको चीज को चेक कर लूं। मेरा इंटरनेट ही गायब हो गया। हाय हाय, इंटरनेट ही मेरा गायब हो गया। इंटरनेट है ही नहीं इस वक्त मेरे पास। एमन, बेटा एमन, इधर आइए। इधर आओ बेटा। इनका इंटरनेट तो चल नहीं रहा, यूफोन वाला इंटरनेट ला के दो। कि किस नाम से आएगा जरा देखो। हाँ, ये आ गया email। इसको यहीं पर रख दो भाई, विदाउट इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट। हाँ बेटा, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आपको मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आप मुझे सुन सकते हैं? नहीं, जब स्टूडेंट क्लास के अंदर एंटर हो चुका है तो मुझे ये बात समझ में आई कि अगर स्टूडेंट एंटर हो रहा है इतनी देर में अशर वाले इंटरनेट को इफरा से बोलो जरा ऑन ऑफ कर लो। आ गया, आ गया, अशर का आ गया, अशर का आ गया, छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ बेटा अब्दुल्ला, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला, अब तो राउटर वाला इंटरनेट आ गया मेरा। ठीक है। हाँ बेटा जकी, आपको भी मेरी आवाज सही आ रही है क्योंकि अब राउटर वाला इंटरनेट मेरा आ गया। जकी, ठीक है जी। अच्छा बेटा जकी, आप कौन से क्वेश्चन को कह रहे थे, मैं दोबारा समझा दूं? क्वेश्चन नंबर 6 को। मैंने यूं किया कि हमारा आंसर 3 पाई है और ये सही आंसर है, पर ये आंसर अवेलेबल नहीं है। अगर आंसर अवेलेबल ना हो तो जो आपके पास आंसर आया उसमें से हमेशा 2 पाई माइनस करना शुरू कर दो। एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, इतनी मतलब माइनस करो कि उसमें से कोई ना कोई आपको ऑप्शन में वो नजर आ जाए जो हमें चाहिए। तो ये रूल है, ये कोई अंधी मारना नहीं कर रहे हैं हम इसको। इट इज अ प्रॉपर रूल। ठीक है बेटा जकी, अब जहन में रखेंगे इस बात को, हम आगे चले। हमेशा 2 पाई माइनस करा के आंसर तक पहुंच जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जल्दी से आ जाइए। कोहेरेंट का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी होना
और सेम वेवलेंथ होना, सेम फ्रीक्वेंसी होना, सेम वेवलेंथ होना, बाकी चीजों का उससे कोई कनेक्शन लेना देना नहीं है। उसके बाद आ जाइए जनाब, डिफ्रैक्शन की बात हो रही है कि बीच में 5 मिनट बेटा हमारे जाया होगा, इसलिए थोड़ा और तेज करूंगा मैं क्लास को। क्वेश्चन है जनाब, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला होता है, ये लिख के नहीं दिया उन्होंने, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, क्या चाहते हैं सर? ये चाहते हैं कि कोई ऐसा चेंज करो जिससे डिक्रीज हो जाए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस कम हो जाए। इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस अगर कम होगा ना, तो बड़ा डिस्टेंस कम होने का मतलब होगा एंगल कम कर देना। डिस्टेंस, जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अच्छा बेटा, सेंटर से फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का डिस्टेंस कम करने का मतलब थीटा को मिनिमम करना, थीटा को डिक्रीज करना। थीटा डिक्रीज करना चाहते हैं सर, थीटा कैसे डिक्रीज होगा? तो जरा देखिएगा, थीटा डिक्रीज करने के लिए अगर वेवलेंथ डिक्रीज कर दे, सर आप एन की बात क्यों नहीं कर रहे? भाई बात ही कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की। सर आप डी की क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि किसी भी ऑप्शन में जरा डी के बारे में भी देखिए, क्या पता डी के बारे में भी कोई बात लिखी भी हो। डिक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम लेजर टू डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, ये वाला डिस्टेंस कम कर दें। सर इस वाले डिस्टेंस से तो इस फॉर्मूले का कोई कनेक्शन ही नहीं है। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग टू द स्क्रीन, भाई किसके क्लास में आवाज आ रही है गानों की? ये कौन स्टूडेंट है? जोसा भाई, जोसा है कौन है? हाँ अब बंद हो गया। तो ये गाने सुन के कौन क्लास कर रहा है यार? ये है कौन भाई जोसा? भाई जोसा, अच्छा चल, अब खैर इन्होंने बंद कर दिया तो अच्छी बात है। अरे जरा सुने, कह रहे थे ना, अब अगर काम की बात, क्योंकि बेटा लंबी हो गई है, क्लास भाग रही है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमने इस थीटा को डिक्रीज करना है। सर थीटा जब भी डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज हो, तो कह रहे हैं यूजिंग लाइट विद स्मॉलर वेवलेंथ। वेवलेंथ डिक्रीज कर दोगे तो थीटा डिक्रीज हो जाएगा, वेवलेंथ डिक्रीज कर दोगे तो थीटा डिक्रीज हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 9 ये समझाने वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 समझाने वाला नहीं था, क्वेश्चन नंबर 9 समझाने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है, जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा ये है कि सेंटर में सूरज है, उसके अराउंड अर्थ घूम रही है, उसके अराउंड जुपिटर घूम रहा है, और हमें बता रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एट जुपिटर इज आई जे। आपने इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट अर्थ, अर्थ के ऊपर कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। अब ये बताइए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर पर यूनिट एरिया। और एरिया, जब हम सोलर सिस्टम वगैरह देख रहे होते हैं तो एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई डी स्क्वायर, 4 पाई डी स्क्वायर। इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। ये एरिया होता है एक इमेजिनरी स्फीयर का, और इमेजिनरी स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई डी स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि पावर को सब्जेक्ट बना लें, और पावर है किस चीज की सर इस टॉपिक में? पावर ऑफ सन, सूरज की पावर अर्थ और जुपिटर दोनों के लिए कांस्टेंट है। ठीक है ना? अब सूरज तो अपनी एक ही पावर से जल रहा है ना, अब अर्थ और जुपिटर के लिए कम ज्यादा नहीं है। याद रखिएगा, जो लाइट अर्थ पे आती है इट इज इंटेंसिटी, जितनी लाइट जुपिटर पे आती है इट इज इंटेंसिटी, जितनी लाइट सूरज थ्रो कर रहा है इट इज पावर ऑफ सन। जितनी लाइट सूरज थ्रो कर रहा है इट इज पावर ऑफ सन, जितनी लाइट मुझे जमीन पे मिल रही है इट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितनी लाइट मुझे जुपिटर पे मिल रही है इट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये इंटेंसिटी जुपिटर पे कुछ और होगी, और जुपिटर का डिस्टेंस कुछ और होगा। ये इंटेंसिटी अर्थ के लिए कुछ और होगी, और ये डिस्टेंस अर्थ के लिए कुछ और होगा। तो बेटा ये मैंने इक्वेशन बना दी आपके लिए,
और ये इक्वेशन उस वक्त आप यूज करोगे जब मैं कहूंगा कि सूरज की पावर कांस्टेंट है, सूरज की पावर कांस्टेंट है। तो जुपिटर के लिए, जुपिटर के लिए मुझे बेटा यहाँ पे जे लिखना चाहिए, जुपिटर के लिए मुझे जे जे लिखना चाहिए। तो जुपिटर की वजह से बेटा मैंने जे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एट अर्थ, अर्थ कैलकुलेट करना है जुपिटर के लिए। अच्छा, दोनों तरफ गौर कीजिएगा सर, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल कर दें, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल कर दें, तो बाकी बचा इंटेंसिटी ऑफ जुपिटर इनटू डिस्टेंस ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस ऑफ अर्थ स्क्वायर से इसको डिवाइड करवा दीजिएगा। अब जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया है, ऊपर सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं मार्किंग स्कीम से देख के लिख रहा हूं। क्या चीज बेटा, दोबारा बोले, दोबारा बोलिए बेटा। इंटेंसिटी एट जुपिटर की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दी हुई है और आईजे की फॉर्म में लिखना है, तो आईजे को बेटा ऐसे ही रहने दें। अलबत्ता दोनों डिस्टेंस दिए हुए, ये डिस्टेंस अर्थ के लिए है और ये डिस्टेंस जुपिटर के लिए है, ठीक है बेटा। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को और इसको जब आप मार्किंग स्कीम में देखोगे, मतलब वैल्यूज पुट करके लिखोगे, तो आपको 9 का ए आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है किसी बल्ब का, तो बल्ब की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। टेम्परेचर हाई होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है जनाब। अच्छा बेटा, आज की क्लास में ये जो एक नए स्टूडेंट आए इनको हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि ये मुसलसल डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्लास को। ये हमने इनको रिमूव कर दिया है। क्या ये रिमूव हो चुके होंगे? अब बेटा जकी, आपके ख्याल में क्या ये होगा रिमूव ना? ठीक है जी। हैरत की बात है, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं कि बच्चा ट्यूशन की क्लास में तफरी कर रहा हो या अपने किसी दोस्त को उसने तफरी में नंबर दे दिया। अच्छा जी, तो बात ये हो रही है कि जब टेम्परेचर बेटा डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है तो उस मेटल जो फिलामेंट है उसमें जो लेटिस है उसकी वाइब्रेशन भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। टेम्परेचर हाई होगा तो लेटिस वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, और जब टेम्परेचर लो होगा तो लेटिस वाइब्रेशन भी डिक्रीज कर जाएगी, लेटिस वाइब्रेशन भी डिक्रीज कर जाएगी। अब्दुल्ला बेटा, आपको मेरी आवाज साफ आ रही है अब्दुल्ला? ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाए। हाँ बेटा अब्दुल्ला, इन फर्स्ट 10 क्वेश्चन में आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगा, क्योंकि अभी आज की क्लास अभी इंटरनेट की वजह से भी थोड़ी डिस्टर्ब रही। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान, 2 बहुत आसान, 3 बहुत आसान, 4 के अंदर भी बिल्कुल आसान। तो क्वेश्चन कोई ऐसा है बेटा जो इंटरनेट की वजह से डिस्टर्ब हुआ और मैं दोबारा समझाऊं? अब्दुल्ला जाने दूं आगे? नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 भी मुझे तो लग रहा है बहुत ही सीधा सवाल है। ऑल्दो कि जो मैंने आपको टॉपिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी कराई उसमें ये सवाल नहीं आया है। क्वेश्चन बेटा ये है कि सर्किट आपको दिखा दिया है, 60 सेकेंड्स में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, करंट कैलकुलेट करना है। सर करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और अगर क्वेश्चन में क्यू के बजाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हों तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा 4.80 एक्सपोनेंट 20। ई होता है बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंट -19। टाइम दिया हुआ है बेटा 60 सेकेंड्स का। आप सॉल्व करोगे तो आपको करंट मिल जाएगा। करंट कितना मिलेगा अब्दुल्ला? अगर आप एक्यूरेट बता देंगे तो अच्छी बात है, वरना जो उसने कहा शो दैट, मैंने वही नंबर लिख दिया है। तो बेटा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। फिर आपसे क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस
वोल्टेज कैलकुलेट करना है और हमें एनर्जी दी हुई है, हमें एनर्जी दी हुई है। तो बेटा एनर्जी होती है चार्ज इंटू वोल्टेज। चार्ज है यहाँ पर एन ई इंटू वोल्टेज। एन अभी मैंने लिखा है, ई भी मैंने लिखा है, वोल्टेज क्या उन्होंने क्वेश्चन में वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज तो कैलकुलेट करना है सर, वोल्टेज कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पीडी, एनर्जी गिवन है। तो बेटा जहाँ ई लिखा है, ई की जगह लिखोगे 24 जूल। एन ई, एन ई की वैल्यू अभी अभी मैं ऊपर लिख चुका हूँ, एन ई की वैल्यू बेटा मैं ऊपर लिख चुका हूँ। आपने वी कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। एन ई की वैल्यू बेटा मैं ऊपर लिख चुका हूँ, आपने वी कैलकुलेट करना है और बेटा वी आएगा 0.31, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में वी कैलकुलेट करना था, वी का रिजल्ट आएगा 0.31। एनर्जी गिवन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉल्व करोगे तो वी आ जाएगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अब्दुल्ला से ही पूछना चाहता हूँ हमेशा, क्योंकि अब्दुल्ला को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वाले टॉपिक में इन्होंने कहा था सर थोड़ी सी और इसमें एक्सप्लेनेशन दें। तो अब्दुल्ला क्या इस तरह के क्वेश्चन को देख के अब आप फौरन पहचान लेते हो कि ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ ओम्स लॉ होता तो ग्राफ सर नीचे से ऊपर भाग रहा होता है। अगर ग्राफ करंट और वोल्टेज का है लेकिन वो ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, सर अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो ये टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का है। और इसमें अब्दुल्ला हमें बताएंगे वाई इंटरसेप्ट हमेशा क्या होता है और इसका ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है। अब्दुल्ला बताइए, इस तरह के ग्राफ का हमेशा वाई इंटरसेप्ट क्या होता है अब्दुल्ला? ईएमएफ होता है। और जनाब ईएमएफ होता है और इसमें अगर मैं वी को सब्जेक्ट बना लूं तो वी बराबर हो जाएगा -RI प्लस ई, और उसमें हम आपको लिखवाते हैं वाई इक्वल टू mx प्लस सी। वाई एक्सिस पे वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे करंट। तो जाहिर सी बात है वाई इंटरसेप्ट ईएमएफ है और ग्रेडियंट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन में पूछेगा भी मेरे ख्याल में यही, देखें हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ईएमएफ बताएं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बताएं। तो ईएमएफ वाई इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट अगर कोई बच्चा मुझे पढ़ के बता दे, आई टेस्ट करना चाह रहा हूँ, अब्दुल्ला पढ़ के बताएं क्या लिया जाएगा इसकी, इसको ईएमएफ 1.4 और 1.6 के बिटवीन में है तो मैं तो उसको 1.5 मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो ईएमएफ को बेटा मैंने ले लिया है 1.5 क्योंकि बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ग्रेडियंट बेटा प्रॉपर्ली निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट आपको प्रॉपर्ली निकालना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट इट विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस, और मार्किंग इसकी में काफी बड़ी रेंज दी हुई है 0.72 से 0.78 तक। तो आप इसको खुद से कर लीजिएगा, इसमें ऐसी कोई खास मुश्किल बात नहीं है। अलबत्ता ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आया हुआ है, उसी तरह का दोबारा सवाल आ गया। जरा गौर से सुनना अब्दुल्ला, आपसे हमारा सवाल, बल्कि मेरे ख्याल में कल वाले पेपर में भी ये सवाल था। कह रहे हैं जो एक सेल लगा हुआ था ऐसा ही एक और आइडेंटिकल सेल आपने सीरीज में लगा दिया, यानी एक सेल पहले से लगा हुआ था जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर थी, आपने उसी के साथ एक और सेल लगा दिया। अब सेल आपने कर दिए दो। सर अब आप सेल दो कर देंगे और आइडेंटिकल सेल है तो सर ईएमएफ जो होगी ना वो सर डबल हो जाएगी, क्योंकि आपने सीरीज में कनेक्ट किया है तो ईएमएफ डबल हो जाएगी, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में कनेक्टेड है तो डबल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है ये कोई तफरी कर रहा है हमारे साथ, ये किसी नई आईडी के साथ आया है और इसको मना कर देना चाहिए। अगर आप डबल ईएमएफ थी, नाउ इट इज डबल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सर इंटरनल रेजिस्टेंस भी डबल हो गई और ईएमएफ भी डबल हो गई, ठीक है ना। अब आप देखिए जब डबल ईएमएफ हो गई तो सर डबल ईएमएफ होने से ग्राफ में सर फर्क ये पड़ेगा कि इसका जो वाई इंटरसेप्ट है सर वो डबल हो जाएगा, डबल वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। वो कह रहे हैं ग्राफ में क्या फर्क आएगा, सर इंटरसेप्ट डबल हो जाएगा
और इंटरसेप्ट डबल होने के अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस डबल हो रही है, तो इसका मतलब है कि ग्राफ का ग्रेडियंट भी डबल हो जाएगा। तो ये वाला सवाल मैं कल करा चुका हूँ, कल तो मैंने ड्राइंग भी करवाई थी। उस ड्राइंग में मैंने वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू को 2 से बढ़ा के 4 कर दिया था, और ग्रेडियंट को डबल करने का तरीका मैंने ये बताया था कि पहले वाले ग्राफ का कोई एक पॉइंट पकड़ लें और उस पॉइंट की वैल्यू को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में जो वाई कोऑर्डिनेट है, सर उस वाई कोऑर्डिनेट को डबल कर दें। सर अब वाई कोऑर्डिनेट डबल होगा तो ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। क्या? अच्छा, इसके अंदर ड्राइंग नहीं करवा रहा, याद रखिएगा, ड्राइंग नहीं करवा रहा, खाली वो बोल रहा है कि क्या चेंज आ जाएगा, तो चेंज मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कह रहे हैं कि आप मेजर कीजिए एंगल आई और मेजर कीजिए एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर को मेजर करना है। एंगल आई और एंगल आर को मेजर करना है। तो बेटा मेजरमेंट मैं तो नहीं कर सकता, तो आप पर प्रोटेक्टर रखोगे, और जब प्रोटेक्टर रख के आप इसका एंगल मेजर करोगे तो बता रहे हैं जनाब कि ये वाला एंगल आ रहा है 65 डिग्री, और ये वाला एंगल आ रहा है 43 डिग्री। एक एयर है, एक वाटर है। अगर एयर और वाटर की बात हो रही है तो इस पे हम डायरेक्ट बचपन वाला फार्मूला लगा सकते हैं, वरना स्नेल लॉ हम लोग लगाते हैं इसमें। ये बन जाएगा साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.33। ठीक है जनाब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.33। तो इसमें मेजरमेंट लेके आपने काम करना है, जस्ट मेजरमेंट। अच्छा जी, उसके बाद अब आपको ये कह रहे हैं कि बताइए पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा पोलराइज अनपोलराइज लाइट की सिंपल डेफिनेशन पूछ रहे हैं, जो मैं नहीं समझा रहा, हम पहले थ्योरी पढ़ा चुके हैं, और जब थ्योरी पढ़ी भी है तो आप खुद से रीड करेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी कि पोलराइज लाइट क्या होती है और अनपोलराइज लाइट क्या होती है। उसके बाद एक और बात कह रहे हैं जब आप फॉर एग्जाम्पल ये पानी के अंदर इस फिश को देखना चाह रहे हैं, और अब फिश को देख रहे होते हैं, तो जो लाइट सूरज से टकरा कर आ रही है, ये लाइट आपको जाहिर सी बात है इस फिश को सही नहीं देखने देगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिश सही नजर आए, तो आपको याद है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, यानी ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, आपको याद है रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होती है। ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होती है। और अगर रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होती है, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होती है, तो पोलराइज्ड लाइट को चेक करने का एक तरीका मैंने कल की क्लास में समझाया है। पोलराइज्ड लाइट को चेक करना हो, वही आंसर यहां पर भी फिट हो जाएगा जो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो क्या जकी आप मुझे बता सकते हैं कि अगर किसी लाइट को मैंने चेक करना हो कि वो पोलराइज्ड है या नहीं, तो मुझे इसके लिए कल क्या तरीका मैंने सिखाया था कल की क्लास में। सर पोलराइज लाइट को भी ना आप फिल्टर में से पास कराएं और फिल्टर को रोटेट कराना शुरू कर दें। अगर वो लाइट अनपोलराइज्ड है तो फिल्टर रोटेट कराने से उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वो लाइट पोलराइज्ड है तो जैसे ही आप फिल्टर रोटेट कराना शुरू करोगे तो उसकी इंटेंसिटी में चेंज आने लगेगा, और एक सर्टेन एंगल पर, और वो एंगल 90 डिग्री का होता है, जिस पर लाइट गायब हो जाती है। और जैसे ही वो एंगल हम क्रॉस करते हैं तो लाइट की ब्राइटनेस दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। लाइट की ब्राइटनेस दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो अगर लाइट ऑलरेडी पोलराइज्ड है, अगर लाइट ऑलरेडी पोलराइज्ड है और उस पोलराइज्ड लाइट को फिल्टर में से पास कराओ और फिल्टर को रोटेट कराओ, तो किसी सर्टेन एंगल पर, जो भी मैंने बताया 90 डिग्री पे, लाइट टोटली गायब हो जाती है। ये मैं कल पढ़ा चुका हूं। उसकी आंसर को आज किसी और स्टाइल से उसने पूछा है। तो देखिए आप क्या करेंगे, फिल्टर को रोटेट कराएंगे, फिल्टर को रोटेट करेंगे, और अब फिल्टर को रोटेट करेंगे तो जब फिल्टर अलाइन नहीं होगा तो लाइट की जो होगी ना, वो लाइट उसमें से पास नहीं कर पाएगी।
यानी 90 डिग्री पर अगर पोलराइजिंग फिल्टर हुआ तो लाइट पास नहीं कर पाएगी, लाइट ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। और जब लाइट ट्रांसमिट आपकी आंख पर नहीं हो पाएगी तो अब आप जाहिर सी बात है कि वो लाइट आपकी आंख पर आ ही नहीं रही। सर जब वो आंख पे लाइट नहीं आ रही तो अब आप फिश को पानी के अंदर आराम से देख सकेंगे। फिश को पानी के अंदर आप आराम से देख सकेंगे। दोबारा सुनिए सर, ये सनलाइट जब रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी ना तो इस ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम कर रही थी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो लाइट पानी से रिफ्लेक्ट होकर आती है, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होती है। अगर पोलराइज्ड लाइट के आगे मैं फिल्टर लगा दूं तो ये फिल्टर अगर पैरेलल है, ठीक है ना, पैरेलल है, तब तो पैरेलल विद द ऑसिलेशन है, तब तो लाइट को पास करा देगा। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कराना शुरू कर दूं तो 90 डिग्री पर ये सारी लाइट को कट ऑफ कर देगा। तो इस तरह का सवाल मैं कल की क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूं। कल की क्लास में मैं इस तरह का सवाल ऑलरेडी करा चुका हूं। अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। अलबत्ता आप बच्चों में से किसी से पूछना चाहूंगा कि यार अभी वाली क्लास है और इस अभी वाली क्लास का ही लिंक मैंने स्टूडेंट्स को दिया है, तो किस स्टूडेंट ने अपने किसी ऐसे दोस्त को लिंक दे दिया है जो पूरी क्लास को बर्बाद कर रहा है और उस चक्कर में भी आयमा क्लास को शायद ज्वाइन करना चाह रही होंगी और मैं इनको मुसलसल रिजेक्ट कर रहा हूँ। बेटा आयमा, अस्सलाम वालेकुम आयमा। आयमा का माइक्रोफोन आज भी शायद सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन बेटा आयमा, अभी थोड़ी देर पहले ना कोई अननोन स्टूडेंट इस क्लास को मुसलसल डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, तो उस वजह से मैं उसको क्लास में एंट्री नहीं दे रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि अब आप आई हुई है। अब आप देखिए ना, इसकी वजह से कोई बच्चा जो जेन्युइन आना चाह रहा है हम उसको नहीं आने दे रहे। हाँ बेटा। हाँ बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ साफ आ रही है मुझे। अच्छा, आपने ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन चक्कर वही है कि पता नहीं कोई और स्टूडेंट है जो मुसलसल डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और आप में से ही किसी बच्चे का दोस्त होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी आप ही बच्चों को मैंने ये लिंक भेजा हुआ है। तो बेटा प्लीज अपना ही आप लोग टाइम जाया कर रहे हैं अगर आप अपने किसी दोस्त को लिंक देकर क्लास को डिस्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो आप अपना ही टाइम जाया कर रहे हैं। अच्छा बेटा जरा जल्दी से आगे जाइए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल समझाने वाला नहीं है। 50वीं दफा हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि एलडीआर पे लाइट पड़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस में क्यों चेंज आता है। ठीक है, तो हमें पता है सर जब लाइट पड़ेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये बेटा अगर रीड करोगे तो रीड करके आपको आराम से बात समझ में आ जाएगी, इसमें कोई भी बात समझाने वाली नहीं है। ठीक है जनाब, कोई भी बात समझाने वाली नहीं है। अच्छा, जो आप जरा देखिएगा, ये जो नई नई आईडीज लेकर आ रहा है ये बच्चा, अब ये बच्चा है जोजे लॉइन। ठीक है ना, तो ये जोजे लॉइन किसका दोस्त है बेटा? अब्दुल्ला आपका दोस्त तो नहीं हो सकता अब्दुल्ला? अम्माज आपका दोस्त हो सकता है क्या ये? जकी भाई आपका कोई दोस्त हो सकता है? अब आप देखिए उसने फौरन, अभी हम बात कर रहे हैं तो अपने आप को उसने ड्रॉप कर लिया। लेकिन बेटा दी तो जाहिर सी बात है आप में से किसी बच्चे ने है ना अभी क्लास का लिंक। अच्छा बेटा, ये एलडीआर वाली बात घिसी पिटी है इसलिए मैं इस पर कोई वर्किंग नहीं कर रहा, 50 दफा सुन चुके हैं हम लोग ये वाला सवाल। पर अच्छी बात ये है कि आपका यहाँ इस तरह के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद जनाब आ जाइए अल्ट्रासाउंड पर। कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड का एक यूज ये बता रहे हैं कि ये कोई मेटल का बीम है और इस मेटल के बीम के अंदर क्रैक्स आ गए हैं। क्रैक ए है, ये क्रैक बी है, ये क्रैक सी है। अब मेटल के अंदर हम क्रैक्स को कैसे चेक करें? तो कहते हैं उसका तरीका ये है कि हम अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर यहाँ पे लगाएंगे, उस ट्रांसड्यूसर से अल्ट्रासाउंड अंदर जाएगी और उस अल्ट्रासाउंड का कुछ पार्ट ट्रांसमिट होकर आगे भी चला जाएगा और कुछ पार्ट टकरा कर वापस आ जाएगा। अच्छा, जितनी अल्ट्रासाउंड बी पर पहुंच गई तो बी पर पहुंचकर भी कुछ हिस्सा और आगे जाएगा और कुछ पार्ट यहीं से टकराकर वापस आ जाएगा। इसी तरह सी से भी कुछ प्रोसेस आगे होगा। लेकिन अभी आप देखिएगा सारा का सारा क्वेश्चन वो बी से रिलेटेड पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि बताइए वाई अल्ट्रासाउंड पल्स रिटर्न कर रहा है फ्रॉम क्रैक बी, क्रैक बी से टकराकर वापस क्यों आ रहा है? तो आप इतनी सी बस बात याद रखें जो हम लोग कई दफा पढ़ा चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड का पल्स उस वक्त टकराकर वापस आता है जब उसे चेंज ऑफ डेंसिटी एक्सपीरियंस होता है। जब कभी अल्ट्रासाउंड को
डेंसिटी का चेंज एक्सपीरियंस होगा, वहीं से अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जनाब हमने पल्स भेजा, सर इस पल्स का कुछ पार्ट क्रैक ए में से ट्रांसमिट हो जाएगा, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, और कुछ वापस भी चला गया होगा। अच्छा, जो क्रैक ए से ट्रांसमिट हो गया, सर वो पहुंच गया क्रैक बी पर, और क्रैक बी पर जब उसको डेंसिटी का चेंज मिला, मीडियम का चेंज मिला, क्योंकि जब क्रैक होता है ना बेटा, तो क्रैक के अंदर एयर आ जाती है, क्रैक के अंदर एयर आ जाएगी, तो उस जहां पर उसको डेंसिटी का चेंज मिलेगा, तो वहां से अल्ट्रासाउंड टकराकर वापस आ जाएगी। ठीक है जनाब। तो क्रैक पर डेंसिटी का चेंज, क्रैक पर मटेरियल का चेंज, क्रैक पर मीडियम का चेंज अल्ट्रासाउंड को रिटर्न करा देगा। और जब अल्ट्रासाउंड टकराकर वापस आएगी, तो अल्ट्रासाउंड का टकराकर वापस आना, उसे हम डिटेक्ट करके उसको इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। तो सवाल बहुत आसान है, सिंपल सी वर्डिंग है। अलबत्ता यहाँ पे कैलकुलेशन करा रहे हैं। कैलकुलेशन क्या है सर? कैलकुलेशन कभी भी अल्ट्रासाउंड का सवाल आएगा ना, तो उस क्वेश्चन में उसने वही करना है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी दी हुई अल्ट्रासाउंड की 5900, और जो टाइम दिया हुआ है, इस टाइम को 2 से डिवाइड कर दें या डिस्टेंस को डबल कर दें, एक ही बात होती है। तो इस टाइम को बेटा मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब आप सॉल्व करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्रैक कितनी डेप्थ में है, वो क्रैक कितनी डेप्थ में है, क्रैक कितनी डेप्थ में है। तो बेटा वो डेप्थ आप आराम से मेजर कर लोगे। तो 3 मार्क का क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल फ्री के 3 मार्क्स है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल बीम यूजुअली हैज फ्रीक्वेंसीज ऑफ मेगाहर्ट्ज रेदर देन किलोहर्ट्ज। तो याद रखिएगा, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी, वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, और जितनी छोटी फ्री वेवलेंथ होती है, उसकी पेनिट्रेशन उतनी अच्छी होती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक्स रेज, जैसे हम लोग पढ़ते हैं गैमा रेज, तो एक्स रेज गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतनी शॉर्ट वेवलेंथ, जितनी शॉर्ट वेवलेंथ उतनी अच्छी पेनिट्रेशन, जितनी अच्छी पेनिट्रेशन उतनी अच्छी डिटेल हमें वो रिवील कराएगी। ठीक है जनाब। तो जब हम मेटल्स के अंदर अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्स के बजाय मेगा हर्ट्स में होती है, किलो हर्ट्स के बजाय मेगा हर्ट्स में होती है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि जब ड्राइवर गाड़ी चल, अच्छा शुरू की कहानी बिला वजह की है, बिला वजह की कहानी है। काम की बात क्या है सर? काम की बात यह है कि हेडलाइट उस वक्त जलेगी जब उसको 35 वॉट्स की पावर मिले, 35 वॉट्स की पावर मिले। तो 35 वॉट्स के लिए मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए? 35 वॉट्स के लिए मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए? तो देखिए P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। अब्दुल्ला बेटा थोड़ी सी आप मेरी हेल्प कीजिए और मुझे बताइए, अगर मैं वोल्टेज ले लूं 4, तो करंट मिलेगा 2.5। यार 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 10। अब्दुल्ला से इसमें तो मैं हेल्प ले नहीं रहा। ये हो गया 10 वॉट्स, 10 वॉट्स फेल है। अच्छा, फिर मैंने कहा अच्छा चलो 6 वॉट ले लो, 6 वोल्ट ले लो। 6 वोल्ट को अगर मैं 3 या 3 के आसपास के नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो 6 3 18, सर इससे भी कुछ नहीं होगा। अच्छा 8 वोल्ट ले लूं, सर 8 4 32, 8 से भी कुछ नहीं होने वाला। अच्छा 9 वोल्ट ले लूं, सर मुझे लग रहा है 9 वोल्ट से हो जाएगा सवाल। ठीक है। जब आप 9 वोल्ट लेते हो ना, तो 9 वोल्ट तकरीबन 4 पे पहुंच रहा है। तो 9 4 36, 9 4 36। ये अलग बात है कि 9 वोल्ट से एक्यूरेट 4 पे नहीं पहुंच रहा वो, 9 वोल्ट है और वोल्टेज 3.9 है। तो मेरे ख्याल में इसी से वो 35 वॉट्स पे पहुंचा देगा। और जब वो 35 वॉट्स पे पहुंचाएगा, 35 वॉट्स पर पहुंचाएगा, तो वही आपसे वोल्टेज पूछना चाह रहे हैं, वही आपसे वोल्टेज पूछना चाह रहे हैं। तो हमें थोड़ी ओवर एक्टिंग करना पड़ेगी। पावर हमने लिखी है 35, वोल्टेज मैंने कैलकुलेट करना है, ऑल दो कि मैं पहले मालूम कर चुका हूँ कि वो वोल्टेज 9 होगा। 9 को 3.9 से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, 9 को 3.9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा रिजल्ट 35 आ जाएगा। तो ये सवाल अजीब उल्टा सवाल है,
पावर 35 गिवन है, करंट 3.9, वोल्टेज कैलकुलेट करना है, और ये वोल्टेज आ रहा है 9 वोल्ट, और ये वोल्टेज 9 वोल्ट भाई इसी तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल से मिलेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, फार्मूला है P इक्वल टू वी आई, पावर 35 है, करंट और वोल्टेज सर्च करना है, ऐसा करंट और वोल्टेज सर्च करना है कि जिसका प्रोडक्ट 35 बन जाए। तो 35 जब बनेगा, द वोल्टेज लोगे द वोल्टेज लोगे 9 वोल्ट, 9 वोल्ट इंटू 3.9, इट मेक्स 35 वॉट्स। अब्दुल्ला बेटा आपको मेरी ये बात समझ में आई जो मैंने की है अब्दुल्ला? इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि हम ट्राई कर रहे हैं कि किस वोल्टेज पे वो जल जाएगा। तो जब वोल्टेज 3 पॉइंट सॉरी जब वोल्टेज 9 वोल्ट होगा तो हेडलाइट जल जाएगी। अलबत्ता अब इस क्वेश्चन पर आ जाए। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम मेरे पास दो हेडलाइट्स हैं कार में। ठीक है ना? अब कार में दो हेडलाइट्स होती हैं, लेफ्ट राइट। कह रहे हैं इन दोनों को अगर मैं पैरेलल कनेक्ट करूं, पैरेलल, तो पैरेलल में आपको पता है दोनों को, अगर बैटरी 12 वोल्ट की है तो दोनों हेडलाइट्स को 12 वोल्ट की वोल्टेज मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि पैरेलल में कनेक्ट करने का फायदा बताओ रेदर देन सीरीज। पैरेलल में कनेक्ट करने का फायदा बताओ, अगर मैं सीरीज के बजाय पैरेलल में कनेक्ट करूं, अगर मैं सीरीज के बजाय पैरेलल में कनेक्ट करूं, तो सवाल है पैरेलल का फायदा बताएं। तो जरा गौर से सुनिएगा। सर अगर आपने हेडलाइट को सीरीज में लगाया होता तो जो 12 वोल्ट की बैटरी है ना, तो दोनों लैम्प को 6 वोल्ट मिलता। ठीक है, सीरीज में लगाओगे ना तो वोल्टेज दोनों को आधा आधा मिलेगा। ठीक है, जब वोल्टेज आधा आधा मिलेगा तो वो उतनी अच्छी लाइट देगा ही नहीं। 6 वोल्ट के ऊपर जाहिर सी बात है, अव्वल तो 6 वोल्ट के ऊपर वो जलेगा ही नहीं जनाब। 6 वोल्ट पे नहीं जलेगा। 6 वोल्ट पे हेडलाइट जलेगी नहीं, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ चुके हैं उसकी मिनिमम पावर 35 है। 9 वोल्ट से कम पे तो जलेगा ही नहीं लैम्प। तो अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो दोनों को मिलेगा 6 वोल्ट, 6 वोल्ट पे वो नहीं जलेगा। जरा देखिएगा, मैंने मार्किंग स्कीम को यहाँ कॉपी पेस्ट मारा है। पैरेलल में हर हेडलाइट को 12 वोल्ट मिलेगा, सीरीज में सबको 6 वोल्ट मिलेगा। ठीक है जनाब? पैरेलल में दोनों की पावर ब्राइटनेस मिनिमम से ज्यादा है, सीरीज में तो वो जलेगा ही नहीं। सीरीज में जलेगा ही नहीं। आखिरी बात, पैरेलल में अगर एक हेडलाइट खराब भी हो जाए ना तो दूसरी चलती रहती है। सीरीज में अगर एक खराब हो गई तो दोनों गई। तो हम लोग अपने घर में भी जितनी वायरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सारी चीजें पैरेलल में होती हैं, ताकि अगर एक बल्ब खराब भी हो जाए फिर भी बाकी बल्ब जलते रहेंगे, और हर बल्ब को वोल्टेज सेम मिल रहा होता है, और हर वोल्टेज अपनी पूरे वोल्टेज से जल रहा होता है। तो पैरेलल में फायदा है, सीरीज में कोई फायदा नहीं बल्कि बाकायदा नुकसान है। ना बेटा सेकंड पार्ट क्या है? किसी स्टूडेंट ने लिखा, क्या लिखा भाई? गौर से सुनिएगा क्या लिख रहा है। कह रहे जब हम कनेक्ट करते हैं 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू हेडलाइट इन पैरेलल, पैरेलल में आपने दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। जरा ऊपर जाना। 12 वोल्ट की बैटरी अगर लगी हुई हो, 12 वोल्ट की बैटरी अगर लगी हुई हो, जरा चेक करना 12 वोल्ट की बैटरी। सर 12 वोल्ट की बैटरी अगर आपने लगाई ना तो करंट मिलेगा 4.6, 4.6 करंट मिलेगा। पहली बात तो जरा ये सुन लो। सर अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो करंट मिल रहा है 4.6। अच्छा बेटा जरा अब्दुल्ला मुझे बताना, 12 अपॉन 4.6, एक लैम्प की रेजिस्टेंस कितनी आएगी? एक लैम्प की रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 2.61 आएगी। ठीक। अच्छा, इन दोनों को मैंने लगा दिया पैरेलल, दो रेजिस्टर है पैरेलल लगा दिया। आपको याद है, अगर दोनों को पैरेलल लगा दूं, अगर मैं दोनों को पैरेलल लगा दूं, ठीक है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस आधी हो जाती है। अगर आइडेंटिकल हो तो पैरेलल में रेजिस्टेंस आधी हो जाती है। 2.6 का आधा करो तो सर बन जाएगा 1.3। ठीक है ना? 1.3। तो ये पैरेलल में अगर कनेक्ट करता तो पैरेलल रेजिस्टेंस 1.3 आती। अगर मैं, क्योंकि इसके अंदर कह रहे हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पहले मैंने कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाल ली।
तो अगर मैंने हेडलाइट्स को पैरेलल में कनेक्ट किया तो हर हेडलाइट को वोल्टेज मिलेगा 12 वोल्ट। जब वोल्टेज 12 वोल्ट मिलेगा तो रेजिस्टेंस होगी 2.61 और 2.61 पे टोटल रेजिस्टेंस 1.3। अच्छा, अब मैंने उन्हीं दोनों हेडलाइट्स को सीरीज में लगा दिया। बट अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा ना तो सर अब वोल्टेज 12 वोल्ट नहीं मिलेगा, अब वोल्टेज मिलेगा दोनों को 6 वोल्ट। सीरीज में आधा आधा हो जाता है। 6 वोल्ट पे करंट जाके चेक करो बेटा, 6 वोल्ट पे जाके करंट चेक करो। सर 6 वोल्ट पर करंट का ये वाला नंबर आ रहा है, दैट इज 3.2। करंट आ रहा है 3.2। अब्दुल्ला हमें जरा जल्दी से आर बता दीजिए। अगर वोल्टेज 6 है और करंट 3.2 है तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 1.875। और अगर मैं इन दोनों को सीरीज में लगा दूं तो सीरीज में आपको पता है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई 2 हो जाती है। तो 1.87 को 2 से मल्टीप्लाई करना 3.75 हो गया। ठीक। अब वो कह क्या रहा है, जरा स्टेटमेंट पढ़े। सर स्टेटमेंट ये है कि पैरेलल की रेजिस्टेंस इज 1/4 ऑफ सीरीज। चेक करो इस स्टेटमेंट को, चेक करना। क्या पैरेलल की रेजिस्टेंस 1/4 ऑफ सीरीज है? चेक करना अब्दुल्ला। 3.75 को 4 से डिवाइड करो। 0.94 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 1.3, विच इज नॉट इक्वल टू 1.3। इसलिए स्टूडेंट की जो स्टेटमेंट है इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जल्दी से और आगे आइए। कह रहे जो हेडलाइट्स हैं उसको कॉपर वायर से कनेक्ट किया हुआ है, करंट बता दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बड़ी लंबी से उन्होंने कहानी सुनाई है। इस कहानी को सुनने में अगर मैं चेक करूं आई एम नेवी, ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा। करंट, सर करंट मुझे नजर आ रहा है 4.6। उसके बाद नंबर डेंसिटी सर मुझे नजर आ रही है 8.49। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर कैलकुलेट करना है। ई सर मुझे पता है। ए एरिया, सर एरिया कहीं नहीं पता, एरिया नहीं है। तो इस वाले फॉर्मूले से पहले आप निकालोगे एरिया। करा नहीं रहा, सवाल आसान है भाई। आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी गिवन है भाई। आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए में से निकालोगे एरिया, और जो एरिया आ जाएगा एरिया यहां रखकर कैलकुलेट कर लोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एरिया यहां रखकर कैलकुलेट कर लोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो मैं नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक फोटोन इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन से। एक्सप्लेन व्हाई दिस इंटरेक्शन कॉजेज द इमिशन ऑफ अनदर फोटोन। क्या मतलब? कोई फोटोन आया और उस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया। जब ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो आपको पता है वो हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है, और अब वो हाई एनर्जी लेवल से वापस लो एनर्जी लेवल में गिर रहा होता है, तो उसमें से फोटोन निकलता है। तो क्वेश्चन है एक और फोटोन निकलना, ऐसा क्यों होता है? तो अभी बेटा मैंने समझाया, जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, कि इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और जब वापस आ रहा होगा तो फोटोन रिलीज करेगा। जब वापस आ रहा होगा तो फोटोन रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्सॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है, और जब वहां से ड्रॉप करता है तो फोटोन इमिट कर देता है। सवाल आसान है। फिर आपको फोटोन की वेवलेंथ बता दी है, एनर्जी पूछ रहे हैं, जो मुझे नहीं कराना चाहिए। सर एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लेमडा। सॉल्व करके बेटा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा जूल्स में, उसको डिवाइड कर देना 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो रिजल्ट ईवी में आ जाएगा। अच्छा, लास्ट पार्ट कह रहे हैं एक्सप्लेन वेदर द एटम ऑफ हाइड्रोजन कुड
emit a photon with this energy। अच्छा, अब इस एनर्जी की बेटा वैल्यू तो पता है नहीं, तो मुझे जरा मार्किंग स्कीम खोल के पहले इसकी वैल्यू देखने दो, क्या आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिखा हुआ आ रहा है, फोटोन की एनर्जी आएगी 5.7 ईवी, 5.7 ईवी। ठीक है ना, ये आंसर आएगा। जब 5.7 ईवी आ जाए तो पूछ रहा है कि बताइए क्या इतनी एनर्जी का कोई फोटोन इसमें से रेडिएट हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि सर हम लोग कैलकुलेटर से ना इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अंदाजे से कोई ऐसे दो एनर्जी लेवल माइनस करो जिनका डिफरेंस 5 आने का चांस हो। तो सर इसका तो कोई चांस नहीं है सर, ये तो आपने बिल्कुल ही गलत माइनस करवाया है, क्योंकि 0.54 और 3.4 इन दोनों का डिफरेंस 4 थोड़ी हो सकता है, 5 थोड़ी हो सकता है। तो 5 का डिफरेंस तो या तो 13.6 और 3.4 में हो सकता है, 13.6 1.5 में हो सकता है, और फिर तो बहुत बड़े बड़े डिफरेंस आने लगेंगे। तो आप दो तीन माइनस करके देखना, और जब आप दो तीन माइनस करके देखोगे तो कोई भी डिफरेंस 5.7 नहीं आएगा। नो डिफरेंस 5.7, तो नो फोटोन इमिट। ठीक है ना, नो फोटोन इमिट, ऐसा कोई फोटोन इमिट नहीं होगा, ऐसा कोई फोटोन इमिट नहीं होगा। उसके बाद जनाब सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल दे दिया है, ये लाइट इंसिडेंट हुई और स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो आपको याद होगा इंसिडेंट एनर्जी 1.63 एक्सपोनेंट माइनस 18 इक्वल टू वर्क फंक्शन 5.89 एक्सपोनेंट माइनस 19 प्लस हाफ एम, एम इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, रिजल्ट आ जाएगा। आसान सवाल है। उसके बाद कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी फेल, ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, आप रीड करोगे आपको याद आ जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है वगैरह वगैरह। उसके बाद आ रहे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है स्टेशनरी वेव कैसे बनती है। स्टेशनरी वेव बनने के लिए वेव इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, सुपरपोज करती है, 50 दफा पढ़ चुके हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला सवाल मैं आपको कराना चाहता हूँ। क्या सवाल है तो जरा सुनिए। क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब होती है जब कोई स्ट्रिंग वन लूप में वाइब्रेट कर रहा हो, जब कोई स्ट्रिंग वन लूप में वाइब्रेट कर रहा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन ये है कि किसी स्ट्रिंग की उन्होंने आपको टेंशन बता दी है, स्ट्रिंग की लेंथ बता दी है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ बता दिया है, और आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा वायर है जो इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा है। तो अगर आप याद करें तो अब्दुल्ला मैंने आपको एक इस तरह का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, एन अपॉन टू एल अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ठीक है जनाब, एक फॉर्मूला बड़ा मैंने ऐसा पढ़ाया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी होती है एन अपॉन टू एल अंडर रूट टी अपॉन म्यू। सर ये जो एन है, एन नंबर ऑफ लूप, सर अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तब तो सर ये वन लूप है। अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तब तो सर ये वन लूप है। उसके बाद लिखा है टू एल लेंथ, सर लेंथ है 32 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। फिर लिखा हुआ है टेंशन, टेंशन है बेटा 71.5, फिर है बेटा म्यू, म्यू है 2.03 एक्सपोनेंट माइनस 3। सॉल्व करोगे तो बेटा आपको फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और वो जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, मैं मार्किंग इसकी मैं देख रहा हूँ लिखी हुई आ रही है 293, 293। अगर 293 फ्रीक्वेंसी आ रही है तो 293 इससे मैच कर रही है, और अगर इससे मैच कर रही है तो मैं आपसे कहूंगा कि वो गिटार का स्ट्रिंग नंबर 2 होगा जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 293 होगी, जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 293 होगी।
ठीक है जी। उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या डिफरेंस है स्टेशनरी वेव का और साउंड वेव ट्रेवलिंग वेव है। साउंड वेव ट्रेवलिंग वेव है। साउंड एयर में, स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग में। जब हम गिटार बजाते हैं तो गिटार के तार में स्टेशनरी वेव्स होती हैं जिससे पैदा होती हैं साउंड वेव्स। दोनों की सिमिलैरिटी बताएं जो भी हो, और दोनों का डिफरेंस बताएं। तो जरा सुनिएगा। सर, क्योंकि साउंड स्ट्रिंग से पैदा हुई है, तो जो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी होगी बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की होगी। फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी। लेकिन आपको पता है v इक्वल टू एफ लेमडा, फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम होगी। पर याद रखिएगा कि एयर में स्पीड ऑफ साउंड कुछ और होगी, और स्ट्रिंग के अंदर स्पीड ऑफ वेव कुछ और होगी। जब स्पीड डिफरेंट होगी तो वेवलेंथ भी डिफरेंट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, स्पीड भी डिफरेंट होगी। ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद साउंड वेव ट्रेवलिंग वेव है, एनर्जी ट्रांसफर करेगी। स्टेशनरी वेव एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव है, साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ये तीन बातें जो मैंने आसान आसान अंडरलाइन की, हर एक को समझ में आ जाएंगी। पर ये वाली बात शायद मैं आपको ना समझा पाऊं। क्या? कि याद रखिएगा साउंड वेव ट्रैवलिंग वेव है। जो ट्रैवलिंग वेव होती है ना, साउंड तो समझाना मुश्किल है। साउंड के बजाय आप ऐसा कर लेना, स्ट्रिंग वाली रस्सी वाली वेव ले लें। जब आप रस्सी वाली वेव लेती हैं तो रस्सी वाली वेव में, जरा गौर से देखिएगा, इस रस्सी वाली वेव में अगर मैं आपसे कहूं कि हर पार्टिकल का सेम एम्पलीट्यूड होता है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है। लेकिन आपको याद है कि जब वेव इस डायरेक्शन में भाग रही होगी, तो आप देखिएगा कुछ देर के बाद ये पार्टिकल मूव करके ऊपर आ जाएगा। और जब ये ऊपर आ जाएगा तो इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड भी इसी के बराबर होगा। ये वाला पार्टिकल जो अभी यहां पर है, कुछ देर के बाद ये मूव करके यहां पर आ जाएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड भी वही होगा। तो हर पार्टिकल ट्रैवलिंग वेव में ट्रैवलिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है। ट्रैवलिंग वेव जो प्रोग्रेसिव वेव होती है, उसके हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है। लेकिन स्टेशनरी वेव में, सर स्टेशनरी वेव में बन रहे होते हैं लूप्स। और स्टेशनरी वेव में जब लूप बन रहे होते हैं ना, स्टेशनरी वेव में जब लूप बन रहे होते हैं, तो लूप में इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कम है, इसका उससे ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है, इसका इससे कम है, इससे कम है। हर पार्टिकल का यानी इतनी ही एम्पलीट्यूड में ये वाइब्रेट ऊपर नीचे करता रहेगा, इतने ही एम्पलीट्यूड में ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहेगा। तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता। स्टेशनरी वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता। ट्रैवलिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है, स्टेशनरी वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता। तो ये पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म कर लिया है। और इस पेपर को ख़त्म करने के साथ साथ फिर मैं दोबारा बोलूँगा कि आज की क्लास में जो आपने अपने किसी दोस्त भाई को, भाई साहब ही थे जो गाने भी बजा रहे हैं और क्लास को डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे थे, तो बेटा ऐसा ना करें कि अपने किसी दोस्त को आप लिंक दें और फिर मैं, जैसे आइमा क्लास के दरमियान में ज्वाइन करना चाह रही